ओके, हम लोग निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। एक सॉलिड स्फीयर हम ड्रॉ करेंगे, उसके डायमीटर के अलावा हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। पहले आप देखिए ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है। ये क्या है, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मास बाय वॉल्यूम। यहाँ जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम होगा। ओके, तो मास बाय वॉल्यूम मतलब मान लेके चलते हैं कि इस हॉलो स्फीयर का टोटल मास m हो और इसका रेडियस r हो, तो मास पर वॉल्यूम क्या होगा, m 4/3 पाई r क्यूब, इतना होगा। चलिए ठीक, हमने एलिमेंटल मास पर वॉल्यूम इतना निकाला। तो मास पर वॉल्यूम मैंने निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलते हैं ये सेंटर्ड है, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। डायमीटर अगर मैं एक्स एक्सिस को बता दूं तो हमें इसी के अलोंग निकालना है। एक्चुअली है क्या ये 3 डायमेंशनल बॉडी है, 3 डायमेंशनल फिगर है। तो इसका मास वेरी कैसे कर रहा है, वॉल्यूम के हिसाब से वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है, वॉल्यूम के हिसाब से। तो सपोज दैट हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक हॉलो स्फीयर मानते हैं एक्स रेडियस का। ये क्या है, एक हॉलो स्फीयर मान के चलते हैं। ये ऐसे ऐसे बहुत सारे हॉलो स्फीयर मिल करके सॉलिड स्फीयर बनाते हैं, जो हम ज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। एक्स लेंथ का थोड़ा सा और अगर मैं लेंथ को बढ़ा दूं तो ये dx पार्ट आ जाएगा, ठीक है जी, ये dx पार्ट आ जाएगा। तो इसका एलिमेंटल मास क्या होगा, सबसे छोटा मास यही है, इसको हम dm बोल देंगे। एलिमेंटल मास या मास ऑफ एलिमेंट, dm क्या होगा, तो ये होगा टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी वॉल्यूम कितनी होगी। ये जो इसका ये जो एलिमेंटल एरिया है, ये वॉल्यूम है, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, dv। ये dv कितना होगा, तो ये एक हॉलो स्फीयर था, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है, 4πx²। कितना है, 4πx², है ना। ये क्या है, 4πx², इसका क्या है 4πx², ये क्या है, ये इसका सरफेस एरिया इंटू dx। ये एरिया इंटू लेंथ, ये क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है, dv, है ना। देख लीजिए ये dv है। तो इस तरह से हम लोग इसका dv निकाल लिया। तो अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, 4/3 पाई r क्यूब, ये आता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। फिर इस वॉल्यूम dv से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंटल मास dm पता चलेगा। तो इससे हमें पता चला dm है क्या। तो सजा के देखते हैं कितना आ रहा है, 3 चला जाएगा ऊपर, यह आएगा 4πr³ इंटू 4πx² dx, ठीक है। 4π कैंसिल, है ना। ये कितना आएगा, ये जो आ रहा है ये कितना आएगा, 3m r³। फिर इसको इंटीग्रेट करना होगा, है ना। चलिए ठीक है, इंटीग्रेट करना होगा। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस डायमीटर के अलोंग क्या होगा, r² dm। ओके, तो यहाँ r क्या है, x के टर्म में लेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका x² dm के बाद। चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इतना सारा चीज निकाला। ये OX है क्या, एक डायमीटर है। ये क्या है, एक डायमीटर है। इस डायमीटर के लिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने बताया था कि हॉलो स्फीयर है ना। ये जो है हॉलो स्फीयर है, तो फॉर्मूला क्या आता है, x² dm आता है। चलिए, तो x² dm जो आता है, तो यहाँ पे dm जो हम निकालेंगे, जो मास एलिमेंट है ये, उसका क्या होगा, x² तो होगा ही, ये dm पार्ट क्या होगा, 2/3। कितना आएगा, होल स्क्वायर 2/3। तो फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ देखिए क्या आंसर आएगा, x² dm पार्ट कितना है, dm है 3/3m r³। ओके,
एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसी का 2/3 कर दें, इसी का हम क्या करेंगे 2/3 कर दें, है ना। एक्स स्क्वायर डी एक्स 2/3 डी एम आ गया, ठीक है। इसके बाद डी एम आ गया, फिर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2m/r³ है ना, 2m/r³। इंटीग्रेशन लगाते हैं इसको 0 से r तक, तो ये कितना आ रहा है x 5/5। इंटीग्रेशन लगाएंगे 0 से लेकर r तक, तो ये कितना आएगा, ये आ रहा है 2/5 m/r², ये आ रहा है, ठीक है। ये जो मैंने सॉलिड स्फीयर का निकाला था वो 2/5 है, सॉरी, ये सॉलिड का कितना 2/5, हॉलो का कितना था 2/3, ज्यादा किसका है, ज्यादा किसका है 2/5 कितना आ रहा है 0.4 mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड, सॉलिड का इतना, हॉलो का कितना, अगर मैं हॉलो का निकालना चाहूँ तो हॉलो का कितना होगा 2/3 मतलब 0.6 mr², 2/3 है, तो ओवरऑल ज़्यादा किसका होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, है ना। आप देख लीजिए इस चीज़ को। तो इस टाइप से मैं क्वेश्चन पूछूँ आपको, मास, अगर इसका मास मैंने 5 kg रख दिया, अगर इसका मास मैंने 5 kg रख दिया, ओके, और रेडियस को मैंने 2 मीटर बता दिया, 2 मीटर बता दिया, तो अब बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, तो कितना आ रहा है फॉर्मूला 2/5 इंटू एम मास कितना है भाई 5 kg, रेडियस कितना है, रेडियस कितना है 2 मीटर है ना, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, ओके। 5 से 5 कैंसिल हो जा रहा है, 4 गुना 8 kg मीटर स्क्वायर, इस तरह से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे 8 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए सही है। नेक्स्ट, जितना हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था, ये बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बता दिए हैं और भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम अगर 2 इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ थ्योरम या फिर पैरेलल एक्सेस थ्योरम पढ़ लेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालना काफ़ी इजी पड़ जाएगा। ये तो मैंने सिंपली बताया था आपको, सिंपल केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, सिंपली फॉर्मूला लगा करके इंटीग्रेट करके आप सिंपली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमने परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम पढ़ लिया, पैरेलल एक्सेस थ्योरम भी पढ़ लेते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना और डिफिकल्ट सिचुएशन में इजी पड़ जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे 2 इंपोर्टेंट थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सेस थ्योरम्स, ओके। ओके, अब हम लोग कुछ नोट्स कंसिडर करेंगे, सोचेंगे अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिमाग में रखेंगे, समझेंगे क्या क्या है। टेंसर क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, ना ये स्केलर है ना पूरी तरह से वेक्टर है, इट इज ए टेंसर क्वांटिटी। याद रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए टेंसर क्वांटिटी। कैसे स्केलर नहीं है, क्यों नहीं स्केलर है, बिकॉज इट हैज डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इसका एक्सिस अगर हम चेंज कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग एक्सिस में अलग अलग क्या होंगे, वैल्यूज देंगे, ठीक है। इसीलिए ये स्केलर भी नहीं है, नॉट स्केलर, स्केलर भी नहीं, इसीलिए इसको टेंसर बोला। डिफरेंट एक्सिस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, ये हम सब जानते हैं, है ना। अगर मैं एक यहाँ पर डिस्क की बात करूँ तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो जाएगी। अगर ये रिंग है तो रिंग का भी सेंटर के लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, डायमीटर के लोग अलग होगा,
है ना। इस चीज को हम समझेंगे, इसीलिए स्केलर नहीं बोला गया है। बट नॉन वेक्टर, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इज नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, एज डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इज नॉट टू बी स्पेसिफाइड। ये वेक्टर ही नहीं, इसको हम डायरेक्शन से भी नहीं जान सकते। ये क्लॉकवाइज से बता रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज से बता रहे हैं, डायरेक्शन ही स्पेसिफाइड नहीं है, नॉट टू बी स्पेसिफाइड। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नॉट टू बी स्पेसिफाइड, स्पेसिफाई करने की जरूरत भी नहीं है ना, स्पेसिफाई नहीं करते, इसीलिए क्या है वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं है, इसका डायरेक्शन ही नहीं है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है क्या है ना, इसके डायरेक्शन भी फिक्स नहीं है। ओके, सो टेंसर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर क्वांटिटी which is neither scalar nor vector, ये वेक्टर भी नहीं है। एज डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इज नॉट टू बी स्पेसिफाइड, बताने की यहाँ जरूरत नहीं है ना। आगे चलते हैं, डिपेंड्स ऑन मास शेप एंड साइज, मास पे भी डिपेंड करता है, शेप पे भी डिपेंड करता है, साइज पे भी डिपेंड करता है। देखिए एक ही मास, एक ही रेडियस, एक ही मास को अलग अलग शेप और साइज बदल देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। एक मास m है, यही मास है, इतना है, इतना ही मास है, इतना ही मास है, अलग अलग शेप एंड साइज, रेडियस में इसका सबका रेडियस आधी है, अलग अलग शेप एंड साइज बदल गया, इसका शेप अलग है, अगर रिंग है इसका शेप अलग है, ये क्या है सॉलिड सिलेंडर है, इसका शेप एंड साइज बदल गया है ना, ये क्या है हॉलो स्फीयर है, इसका शेप एंड साइज बदल गया, सॉलिड स्फीयर है, इसका शेप एंड साइज बदल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो रहा है, बदल रहा है, चेंज हो रहा है। इट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, मास पे भी डिपेंड करता है, शेप पे भी डिपेंड करता है, साइज पे भी डिपेंड करता है, इन सब चीजों पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। इस बात को हम लोग याद रखिए। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वैल्यूज अलग अलग होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्टडी करने के लिए हम दो इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे, जिसको पढ़ने के बाद आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफी इजी वे में समझ सकते हैं। फर्स्ट थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, काफी इंपॉर्टेंट है। दिस थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमको काम आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के वक्त, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दो थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कब यूज करते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कब यूज करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये हर एक बॉडी के लिए अप्लाई है, वो सिर्फ प्लेन बॉडीज के लिए अप्लाई है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, these two theorems are very important and these theorems are on the moment of inertia of the body. moment of inertia जो बॉडी का उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, वो सब चीजें हमको पढ़ना है। चलिए ठीक, चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे। अभी हमारा टॉपिक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का क्या डिफिनीशन है पहले वो समझेंगे। उससे पहले आप जनरली समझ लीजिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता क्या है। मान लो एक इरेगुलर शेप का बॉडी है, अगर मैं रेगुलर शेप का ही बॉडी मानता तो कोई दिक्कत नहीं थी। मान लो एक इरेगुलर शेप का बॉडी है, इसका मास m है, ओके, ये मास m है ना, इस पूरे बॉडी का मास कैपिटल M है, ये सेंटर ऑफ मास है। मान लो इस सेंटर ऑफ मास के अलोंग इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IC। तो इस सेंटर ऑफ मास से d डिस्टेंस दूर पे I मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी का निकालना है, और ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर। IC एंड I आर पैरेलल टू ईच अदर। याद रखिएगा इस चीज को कि IC इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, जो सबसे कम होता है, सबसे लिस्ट होता है। इट इज पैरेलल टू ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ ये एंड एक्सिस दिस, दोनों का एक्सिस क्या होगा, पैरेलल होना चाहिए, है ना। दोनों पैरेलल होंगे तो ही ये थ्योरम काम आए। और इस तरह का थ्योरम हर एक बॉडी के लिए अप्लाई होता है, चाहे ये बॉडी प्लेन हो तो भी काम आएगा, चाहे ये बॉडी सॉलिड हो, हर एक केस में क्या होता है, ये काम आता है। प्लेन बॉडी हो, सॉलिड बॉडी हो, हर एक केस में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं। प्लेन बॉडी हो, सॉलिड बॉडी हो, हर एक बॉडी के लिए वैलिड है। तो इसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू IC, देन वी कैन कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया
along the axis which is parallel to this axis, इसके पैरेलल d डिस्टेंस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं. That is equal to I is equal to IC plus md square, where m is the mass of the body and d is the distance. d is the distance of the axis from the center of mass. Center of mass से d डिस्टेंस पे एक्सिस आ रहा है. तो पैरेलल थ्योरम पढ़ेंगे. क्या डिफिनीशन कहता है इसका? डिफिनीशन क्या कहता है इसका? डिफिनीशन कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी. ये डिफिनीशन क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस i. ये गिवन एक्सिस दिया हुआ i, इसके एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस. जो गिवन एक्सिस है उसके पैरेलल में है. ओके, अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू गिवन एक्सिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी. और पास कर रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी प्लस दैट इज इक्वल टू IC सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास IC प्लस md square, where m is the mass of the body and d is the distance between the two axes. Two axes मतलब two parallel axes. दो पैरेलल एक्सिस के बीच में जो दूरी है उसको हम d बोलेंगे. ठीक है, पैरेलल होना चाहिए, एक्सिस को पैरेलल होना चाहिए. नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन यही है. नेसेसरी कंपलसरी कंडीशन है कि एक्सिस को पैरेलल होना चाहिए, तो ही हम क्या कर सकते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस I is equal to मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस parallel to given axis and passing through center of the mass of the body plus md square, where m is the mass of the body and d is the distance between the two axes. इस तरह से हम समझते हैं, जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो इस तरह से हम बहुत सारे इस थ्योरम का यूज करके बहुत सारे जगहों पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं. जनरली आप देखिए कि कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यूज कर सकते हैं. मान लीजिए ये थिन रॉड है जिसका टोटल मास m है, इसका टोटल लेंथ क्या है? l है. ठीक है, इसके सेंटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? दैट इज इक्वल टू IC. मान लेते हैं IC है, और यहाँ एक दूसरे एंड के अलोंग हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? इसका मास दे दिया, लेंथ दे दिया, I के अलोंग हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो और नहीं पता है. बस हमें ये पता है कि इस थिन रॉड के सेंटर के अलोंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो रहा है वो है ml²/12. मान लो इतना हमें पता है, वो हमने लिख दिया है. तो इसके अलोंग निकालना काफी आसान है. तो m लिखेंगे, और मैंने क्या बताया था, यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है? मोमेंट ऑफ इसके अलोंग इसके दूरी कितनी है? l/2. तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? l/2 का होल स्क्वायर. तो कितना आंसर आएगा? आप इसको देखिए कैलकुलेट करके. नीचे में 4 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो 12 हमारा एलसीएम आ जा रहा है. 12 क्या है? एलसीएम. तो लिखेंगे यहाँ पे ml² प्लस 3 टाइम्स इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 टाइम्स इसे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? ml² है ना. ये कितना आ रहा है? ml²/3. ये आप सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करके भी, एक इंट के अलोंग कैलकुलेट करके फाइंड करोगे तो भी, और ऐसे फाइंड करोगे तो भी, जो आपको इजी लगता है आप उसी की मेथड से आराम से कैलकुलेट कर सकते हो. और मैं बताऊंगा इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल. ओके, चलिए. मैंने अभी निकाला थिन रॉड के अलावा हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी टाइम पे कभी भी निकाल सकते हैं. जनरली अगर आप देखना चाहते हैं तो और समझिए इस चीज़ को. मान लो ये थिन रॉड है, इसका मास m है, इसका लेंथ टोटल क्या है? l है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अलावा हमें IC पता हो तो इस जगह पे d डिस्टेंस पे भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अगर ये dl हो गया तो भी आप निकाल के देख सकते हो. ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, है ना. ये होमवर्क है कि इस एक्सिस के अलावा आप बताइए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इस सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए कि ये होता है ml²/12. तो आप उसके इसमें आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट चीज इसी का इस्तेमाल करके देखेंगे. मान लीजिए ये रिंग, ये क्या है? रिंग. अगर ये रिंग है तो इसके अलावा मुझे सेंटर ऑफ मास के अलावा बीचों बीच सेंटर से पास होता हुआ जा रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है. अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो इसके टेंजेंट के अलोंग भी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, वो कितनी होगी. तो एक रिंग है, मान के चलो ये रिंग है ना.
कोई रिंग है और रिंग के बीचों बीच परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर एक्सिस उस परपेंडिकुलर पूरा सेंटर के पास होता हुआ एक्सिस जा रहा है, उसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ये आप जानते हैं कि mr² होता है। अगर इस पूरे रिंग का मास m है, रेडियस अगर r है तो ठीक है। तो बताइए फिर रिंग है मान लो, तो इस एक यूनिट के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, IC प्लस md²। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। IC कितना है भाई, mr² है, प्लस m, r यहाँ से क्या है, r ही है, r² मतलब 2mr² है। मतलब इस एक्सिस के अलावा मुश्किल है घुमाना, इस एक्सिस के अलावा आसान है घुमाना, इस एक्सिस के अलावा आराम से हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरह से हम समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक डिस्क ही हम अगर मानेंगे, अगर ये हम रिंग नहीं समझ करके अब इसको हम डिस्क बना दें, तो क्या होगा? डिस्क है तो बीचों बीच परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, तो उसका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2 कितना होता है, mr²/2। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर के अलावा मुझे पता चल गया कि mr²/2 आता है, तो ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अलावा mr²/2 है। फिर यहाँ से एक इंच के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहेंगे तो इतना आएगा, तो कितना आ जाएगा 3/2 mr² आ जाएगा। देख लीजिए 3/2 mr², एक इंच के अलावा आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम इजी वे में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लीजिए, देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम बहुत सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो एक रेक्टेंगुलर सीट है, हमने सेंटर के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया था, तो एक इंच के अलावा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस सेंटर के अलावा अगर ये मान लो रेक्टेंगुलर सीट है, ये बी है और ये क्या है एल है, तो क्या होगा? इसके अलावा हमें इस जगह पे सेंटर ऑफ मास है, इसके अलावा हमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आईसी हमें पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो जब इसके अलावा पैरेलल टू एज बी एज के पैरेलल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसी निकालते हैं, तो आईसी का वैल्यू कितना आता है, क्या लिखते थे, m और b से इंडिपेंडेंट होता था, ml² कितना आता था 12, ठीक है। इस इंड के अलावा कितना होगा, तो इस इंड के अलावा लिखेंगे IC प्लस टोटल मास अगर इसका m है और ये डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ तक d दैट इज इक्वल टू L/2 होगा, तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू ml² प्लस ये m है, डिस्टेंस कितना है L/2 होल स्क्वायर, ये आंसर आपका आएगा अंत में ml²/3 आएगा। देख लीजिए ये आपका ml²/3 एक इंच के अलावा आ गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सॉल्व करते जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ये सब थ्योरम पढ़ना आसान है, अच्छा भी है। चलिए एक स्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। स्फीयर के एक इंच के अलावा हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर मान लो ये हॉलो स्फीयर है, ओके। हॉलो स्फीयर के सेंटर ऑफ मास के अलावा कितना आ रहा है, 2/3 mr² आ रहा है। तो इस इंड के अलावा क्या होगा, इस इंड के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो वो निकालेंगे IC प्लस m, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है d कितना है, डिस्टेंस कितना है r² कितना आएगा 2/3 mr² प्लस mr² कितना आ रहा है 3 × 5 mr²/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से हम लोग पैरेलल एक्सेस थ्योरम का यूज करेंगे। ये जो पैरेलल एक्सेस थ्योरम है हर एक बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड बॉडी हो चाहे वो प्लेन बॉडीज हो, हर एक के लिए वैलिड है, ओके। चलिए अभी हम लोग समझे थे कि पैरेलल एक्सेस थ्योरम का यूज कैसे करते हैं। जनरली हमने फॉर्मूला बताया था आपके इस्तेमाल के लिए, आपके सुविधा के लिए बताया था, लेकिन मैं बेसिक नहीं बताया आपको कि बेसिक आखिर कैसे होता है, कैसे पैरेलल एक्सेस थ्योरम काम करता है, कैसे फॉर्मूला, कैसे डेरिवेशन होता है, उसके बारे में समझेंगे। पहले आप ये समझिए कि ये एक सॉलिड बॉडी है, पहले एक ये समझिए कि सॉलिड बॉडी है, सबको दिख रहा है कि ये सॉलिड बॉडी इरेगुलर शेप का है। चलिए ठीक है, सेंटर ऑफ मास को हमने ऑरिजिन बना के रखा हुआ 0 0 0,
यहाँ पे एक पॉइंट रख दिया हमने जिसको हम क्या बोलते हैं, P मान लीजिए यहाँ पर, है ना। तो ये यहाँ पे आ गया, दैट इज इक्वल टू P D000, है ना। ये सब इस तरह से आ रहा है, सॉरी ये है ना, ये PR है, P यहाँ पर है। इसको कोई अब जनरल पॉइंट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये P है, ये Q है, R है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलोंग क्या होगा, तो PR², MI/PR², देख लीजिए MI/PR² इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग, दैट इज इक्वल टू MI/XI/dI², इसके अलोंग क्या निकालेंगे, XI/d होल स्क्वायर, YI-0² प्लस ZI कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये पॉइंट देख लीजिए, ये 3D बॉडी है, तो इसके अलावा इतना लिखा हमने। तो जो आ रहा है क्या, XI² प्लस Y² प्लस D² 2XI/dI, है ना। तो सबको जब इंटीग्रेट करेंगे, इसको हमने एक अलग टर्म बना के रखा है, हमने इसको एक अलग टर्म बना के रखा है, फिर हम इसको अलग टर्म बना के रखेंगे। ये क्या आ रहा है, MI/XI क्या आ रहा है, ये MI/XI जो है सेंटर ऑफ मास इन x सेंटीमीटर, इसको बोल सकते हैं ना, x कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास इन x कोऑर्डिनेट अगर डिवाइड करें तो, है ना। तो पूरे MI/XI इंटू m लिख देते हैं। तो ये कितना आ रहा है, 0 आता है, इसको 0 कर देंगे, बाद बाकी बचा पार्ट ये। तो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू MI/PQ², PQ², है ना। तो PQ² क्या आ रहा है, ये बताइए, ये PQ² क्या आएगा, MI, यहाँ देखिए MI जरा कैंसिल हो गया, 0 DI, है ना। P क्या कौन सा पॉइंट लिया है, P ये है ना, P ये पॉइंट है, P ये पॉइंट है, और ये क्या है, R है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे तो कितना आ रहा है, देख लीजिए, XI² प्लस Y² प्लस इतना आएगा। इससे हमको रिलेट करना है, तो PQ² लिखेंगे, तो CZ के अलोंग लिखेंगे MI, एक पॉइंट पार्टिकल का, और एक जनरल पॉइंट है, ये क्या है, एक जनरल पॉइंट, जनरल मास समझ लीजिए, मास पार्टिकल, है ना। एक जनरल मास पार्टिकल है, और पूरे मास पार्टिकल को हमको इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है। तो कितना आएगा, इतना हमने लिखा, ये 0 आ रहा है, तो ये आ रहा है MI/XI² प्लस Y² प्लस लिखेंगे, और ये टर्म का यूज हम यहाँ करेंगे, इस टर्म का यूज हम लोग यहाँ करेंगे। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट आया, और ये इक्वेशन सेकंड आया। यूजिंग 1 and 2, दो इक्वेशनों को यूज करके, यूजिंग 1 and 2, दोनों इक्वेशन को यूज करके आप देख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या आ रहा है, ICZ, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास, पहला लिखा लेंगे, प्लस इसको देखते हैं MI/DI², तो क्या आ रहा है, MD²। इस इंपोर्टेंट थ्योरम को आप याद रखिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू D²। ओके, ये है हमारा पॉपुलर थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बॉडीज, आइदर सॉलिड और प्लेन। ओके।